तो राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सीईटी क्रैकर्स पर। वेलकम टू द सीईटी क्रैकर्स। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा सिंधु घाटी की सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता। एक ऐसी सभ्यता जो भारत की धरती पर हजारों साल पहले पनपी थी, जहाँ के लोग नालियों से लेकर घरों तक सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से बनाते थे। यहाँ के लोग व्यापार करते थे, कला जानते थे और पढ़ना लिखना भी जानते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, जो न केवल भारत की बल्कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस सभ्यता की उत्पत्ति हुई, कैसे कैसे लोग यहाँ पर रहते थे और किस कारण से इसका पतन हुआ है। तो चलिए चलते हैं इतिहास के उस सुनहरे दौर में, जहां से शुरू होती है भारत की सभ्यता और संस्कृति की अनोखी कहानी। दोस्तों, शुरू करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है दोस्तों, यानी कि इसका दूसरा नाम जो है हड़प्पा सभ्यता है। अब इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है वो हम बताते हैं दोस्तों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला नगर खोजा गया था उसका नाम था हड़प्पा, और इसी कारण से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है दोस्तों। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी। नोट करिए दोस्तों, यह विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी, यानी कि नगर नियोजन यहां से ही हमने सीखा है। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी, अर्थात ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण लोग ना बसकर वहां पर शहरी लोग निवास करते थे। इसकी खोज जो है सबसे पहले 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी जो सर्वमान्य तिथि मानी गई है, अर्थात कौन से काल में इसका उत्पत्ति हुई और कब तक ये सभ्यता जो है बसी और पनपी थी दोस्तों। तो रेडियो कार्बन C14 के नाम से जो विश्लेषण की पद्धति है, उसके द्वारा सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि मानी गई है वो मानी गई है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। कई किताबों में ये 2350 से लेकर 1750 भी देखने को मिल जाती है। अगर बात करें इसके आकार की या फिर विस्तार के बारे में, तो इसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार था दोस्तों। सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में बात करें तो वहां की लिपि भाव चित्रात्मक थी, अर्थात शब्दों के साथ साथ चित्र भी अंकित किए गए थे उनकी लिपि में। यहाँ की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है दोस्तों। बात करें यहाँ की लिपि जो है बाएं से दाएं, अर्थात स्टार्टिंग दाएं से होके बाएं पर खत्म होती थी, यानी कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जैसे मान लो यहाँ से एक लाइन शुरू करते हैं स्टार्टिंग में दाएं ओर से, और वो बाईं ओर जाकर खत्म होती थी, यहाँ पर दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। और जैसे ही लाइन खत्म हो गई तो वहीं से अगली लाइन स्टार्ट हो जाती थी। इस प्रकार से यहाँ पर अगली लाइन खत्म हो जाती थी, यहाँ से शुरू होकर अगली जो लाइन होती थी वो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन मान लो लिखनी होती तो वो फिर से पहली लाइन की तरह दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी दोस्तों। इस तरह यहाँ की लिपि लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। आइए जानते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं दोस्तों। वो मत इस प्रकार है। मार्टिन विलर के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता मेसोपोटामिया से प्रभावित थी, अर्थात मेसोपोटामिया की समकालीन सभ्यता थी और वहीं से यह सभ्यता जो है प्रभावित थी। राखलदास बनर्जी का कहना है कि वैदिक जो है आर्य, जो वैदिक आर्य थे, उन्होंने ही सिंधु सभ्यता का निर्माण किया था दोस्तों। गार्डन चाइल्ड और सर जॉन मार्शल का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है वो मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से प्रेरित है। तो उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं दोस्तों, जो हमने आपको बताए हैं। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के विभिन्न नगरों के बारे में।
और वहां से उत्खनन में मिली हुई वस्तुओं के बारे में कि कौन से नगर से कौन सी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले नगर के बारे में, हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा पाकिस्तान के मांटेगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था दोस्तों। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। यहाँ से मिली वस्तुओं में प्रमुख है यहाँ की मोहरें। हड़प्पा सभ्यता की जो अभिलेख युक्त मोहरें थी वो हमें हड़प्पा से मिली है। हड़प्पा से हमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी मिला है। यहाँ से लाल पत्थर से बनी एक पुरुष की आकृति मिली है और सबसे प्रमुख है यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति मिली है दोस्तों। ज्यादातर मिलने वाली मूर्तियों में हमें महिलाओं की मूर्तियां ज्यादा मिली हैं और इसी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी, अर्थात महिलाओं का राज था। बात करते हैं अगले शहर मोहनजोदारो के बारे में। इसके ऊपर एक मूवी बनी है ऋतिक रोशन की, बहुत ही अच्छी मूवी है। तो चलिए जानते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में दोस्तों। मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह नगर सिंध के लरकाना जिले में स्थित है और इसकी खोज जो है 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। यहाँ से जो वस्तुएं मिली हैं उनके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार अर्थात एक बड़ा स्विमिंग पूल यहाँ से मिला है। विशाल अन्नागार अर्थात एक भंडार गृह भी यहीं पर प्राप्त हुआ है। यहाँ से मिश्रित पशु की मूर्ति मिली है जिसका शरीर अन्य पशु का और धड़ जो है वो अन्य पशु का था, इसलिए उसे मिश्रित पशु की संज्ञा दी गई है। और मिश्रित पशु की जो मूर्ति मिली है वो हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। अन्य पशुओं में बात करें तो यहाँ से घोड़े के दांत भी मिले हैं दोस्तों। घोड़े के दांत मिले हैं। एक चीज और बता दूं, घोड़े के दांत अवश्य मिले हैं, लेकिन जो हड़प्पावासी थे अर्थात सिंधु घाटी के लोग थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे। यहाँ से नृत्यकी की कांसे की मूर्ति मिली है। बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है कि सिंधु घाटी में नृत्यकी की जो कांसे की मूर्ति मिली है वो किस शहर से प्राप्त हुई है। तो इसे स्टार मार्क करके अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि मोहनजोदड़ो से ही नृत्यकी की कांसे की मूर्ति मिली है। अगले शहर के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो वो है लोथल। गुजरात जिले में स्थित लोथल एक बंदरगाह के रूप में जाना गया है सिंधु घाटी के अंतर्गत। लोथल की बात करें तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित एक बंदरगाह नगर था, यानी कि एक पोर्ट था जहां से समुद्री रास्ते से व्यापार होता था। यहाँ से युगल समाधान अर्थात जोड़े में व्यक्तियों को दफनाया जाता था दोस्तों। यहाँ से गोदीवाड़ा अर्थात बंदरगाह मिला है, जिसके कारण हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो व्यापार था वो सड़क मार्ग से ना होकर के जल मार्ग से भी होता था। घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां मिले हैं। अब घोड़े का दांत मिला था मोहनजोदड़ो से और घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, वो मिली है हमें लोथल से। मन का बनाना, मन का मतलब जो मनिये होते हैं जिससे हम माला बनाते हैं, उसके बनाने के कारखाने भी जो थे वो लोथल से मिले हैं दोस्तों। यानी कि लोथल से हमें बंदरगाह मिली है, मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं घोड़े की, युगल समाधान मिले हैं और मनका बनाने के कारखाने भी लोथल से मिले हैं दोस्तों। हमारा अगला शहर है दोस्तों धोलावीरा। धोलावीरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था धोलावीरा। धोलावीरा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। यह है हड़प्पा संस्कृति के उत्थान और पतन के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि पूछ लिया जाए कि हड़प्पा संस्कृति के उत्थान और पतन के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं धोलावीरा से। यह नगर 3 भागों में बटा हुआ था। अब तक हमने बताया कि सिंधु घाटी में जो जितने भी नगर थे वो 2 भागों में बटे हुए थे। एक था ऊपरी नगर जहां पर अमीर आदमी अर्थात राजा महाराजा निवास करते थे ऊपरी नगर में, और एक था निचला नगर
जहां पर किसान वर्ग या फिर गरीब आदमी निवास करते थे। लेकिन धोलावीरा एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां से जो नगर है वो 3 भागों में बटा हुआ था और पिछले नगर का भाग का नाम था मध्यम नगर। यानी कि जो बिचला नगर था उसे मध्यम नगर के नाम से जाना जाता था। अर्थात सिंधु सभ्यता का धोलावीरा नगर जो है अकेला ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभक्त था। अब बात करते हैं दोस्तों कालीबंगा नगर के बारे में। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अर्थात यानी कि जो खेत जोत जिया जाता है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं हमें कालीबंगा राजस्थान से। यहाँ से कांच और मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां भी मिली हैं दोस्तों। बात करें यहाँ से नक्काशीदार ईंटों की प्राप्ति भी हुई है। तो जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट और कांच और मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां जो है हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई है। एक और बात करें, आपको पता है कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। तो अब राजस्थान में है तो यहाँ से ऊंट की प्राप्ति भी जरूर मिली होगी। यानी कि ऊंट की जो अस्थियां हैं वो भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई। हमारा अगला शहर है बालाकोट। यह अरब सागर के तट पर कराची के निकट एक बंदरगाह था। यानी कि यह भी एक बंदरगाह नगर था। भवन निर्माण के लिए यहाँ पर मुख्यतः कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। यहाँ सीप उद्योग समृद्ध उद्योग था और यहाँ बड़ी संख्या में सीप की चूड़ियां के अवशेष मिले हैं दोस्तों। यहाँ से प्राक सैंधव व विकसित सैंधव दोनों सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं दोस्तों। उसके बारे में उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सुरकोटदा के बारे में। सिंधु सभ्यता का एक और नगर जिसका नाम है सुरकोतदा, गुजरात के कच्छ में स्थित था। यह नगर दुर्ग और विशाल आवासीय बस्ती थी। यहाँ के दुर्ग को पीली कुटी हुई मिट्टी से बनाया गया था। यहाँ शिला से ढकी हुई एक कब्र मिली है। शिला से ढकी हुई कब्र जो है वो हमें मिली है सुरकोटदा से। अगला शहर है चनहूदड़ो। यह नगर पाकिस्तान के सिंध में स्थित है दोस्तों। यहाँ से एक ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान प्राप्त हुए हैं। यहाँ से लिखने की चौकियां, मासी पत्र अर्थात दवात भी मिले हैं। यहाँ से सील या फिर मुद्राओं के निर्माण के कारखाने मिले हैं। और जरा कमेंट में बताना कि जो अभिलेख युक्त मोहरे थी सिंधु घाटी सभ्यता की वो हमें कहाँ से मिली थी। कमेंट में जरूर बताना कि मोहरे जो हैं वो कहाँ से मिली थी। मुद्राओं के निर्माण के जो कारखाने हैं वो तो हमें चनहूदड़ो से मिले हैं, लेकिन कमेंट में ये जरूर बताना कि मोहरे कहाँ से मिली हैं। हमने पहले बता चुके हैं। तो कमेंट करना सारे बच्चे कि जो मोहरे हैं हड़प्पा सभ्यता की वो हमें किस नगर से प्राप्त हुई थी। यहाँ से जो है सील या फिर मुद्राओं के निर्माण के कारखाने मिले हैं। आगे बात करें तो चनहूदड़ो से मनका बनाने के कारखाने भी मिले हैं। यानी कि मनिये, मनका जिनको मनिये बोलते हैं, जिनसे माला बनाई जाती है, उनको बनाने के कारखाने मिले हैं। यहाँ से ईंटों से बनी हुई भट्टियां भी मिली हैं। अगला शहर हमारे हरियाणा का बनावली शहर है दोस्तों। बनावली शहर के बारे में बात करें तो यह नगर हरियाणा के हिसार जिले के घाघरा नदी के किनारे पर स्थित था। हिसार जिले में घाघरा नदी के किनारे स्थित था हमारा बनावली। यहाँ से अच्छी किस्म के जौ मिले हैं। यहाँ से पक्की मिट्टी के बने हल की आकृति मिली है। यहाँ से पत्थर और मिट्टी के बने मकान के साक्ष्य भी मिले हैं। यानी कि जो पत्थर मकान है वो पत्थर और मिट्टी को मिलाकर बनाए जाते थे। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
सबसे पहले बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्ययुगीन यानी कि कांसे की सभ्यता थी। यहाँ के लोग तांबे का प्रयोग से भी परिचित थे। पासा जो है इस काल का प्रमुख खेल था। अगर खेल के बारे में पूछ लिया जाए तो यहाँ के लोग पासा जरूर खेलते थे। वस्त्र निर्माण के काल इस काल का प्रमुख उद्योग जो है वो था वस्त्र निर्माण। यहाँ खेती और पशुपालन भी किया जाता था दोस्तों। अगर बात करें वृक्षों में तो पीपल को सबसे पवित्र माना गया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे इस सभ्यता के। यहाँ स्थल मार्ग के साथ साथ जल मार्ग का भी प्रयोग किया जाता था। जैसा कि हमने बताया, लोथल गुजरात के अंतर्गत एक बंदरगाह के रूप में खोज की गई है। तो स्थल मार्ग के साथ साथ जल मार्ग का प्रयोग भी व्यापार में किया जाता था। सिंधु सभ्यता की आर्थिक स्थिति का प्रमुख आधार जो था व्यापार और वाणिज्य था। यानी कि पैसा और धन कमाने का जो मुख्य आधार था व्यापार और वाणिज्य था। बात करें सिंधु सभ्यता में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में तो यहाँ के लोग जो राई, मटर, तिल, सरसों, गेहूं, कपास, बाजरा आदि अनाज पैदा करते थे। इस काल के लोग तरबूज, खरबूजा, अनार, नींबू, केला और नारियल जैसे फलों का उत्पादन भी करते थे। चावल की खेती का प्रमाण हमें लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुआ है। बात करें सबसे पहले कपास, तो सबसे पहले कपास पैदा करने का जो श्रेय है वो सिंधु सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। यहाँ के लोग बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, गैंडे आदि जानवरों से परिचित थे। कुबड़ वाला सांड जो है यहाँ का सबसे प्रिय पशु था। पशु पक्षियों में बंदर, खरगोश, हिरन, मोर, उल्लू, तोता, मुर्गा आदि के अवशेष जो है खिलौने और मूर्तियों के रूप में हमें इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। इस काल के लोग तौल में 16, 64, 140, 320, 640, 12,800 आदि बाटों का प्रयोग करते थे। बात करें एक दार्शनिक जो जिनका नाम है पिगट, उन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक ही साम्राज्य की दो जुड़वा राजधानियां कहा है। एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक ही साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है, तो वो कहा है पिगट के द्वारा। रोपड़ से मानव कब्र के नीचे कुत्ते का समाधान पाया गया है दोस्तों। यानी कि मानव की कब्र के नीचे कुत्ते का समाधान पाया गया है। अगर हम बात करें विश्व की प्रथम ज्ञात नगर पालिका के बारे में, तो विश्व की प्रथम ज्ञात नगर पालिका है सिंधु घाटी की सभ्यता। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बात करें तो हड़प्पा संस्कृति के सबसे अधिक जो स्थल खोजे गए हैं भारत में, वो खोजे गए हैं गुजरात राज्य में। लोथल और सूतकोतदा सिंधु सभ्यता की जो बंदरगाह नगर थे दोस्तों। यानी कि यहाँ पर बंदरगाहें पाई गई हैं। ये दो नगर लोथल और सूतकोतदा, ये दो बंदरगाह नगर थे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के लिए विन्यास यानी कि ग्रिड पद्धति जो है अपनाई गई थी घरों के निर्माण के लिए। अगर इनकी गलियों की बात करें तो गलियां आपस में 90 डिग्री पर काटती थी दोस्तों। यानी कि 90 डिग्री के कोण पर समकोण पर काटती थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य जो फसल थी वो थी गेहूं और जौ। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति जो सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के बारे में। सिंधु सभ्यता की सबसे खास बात यह थी कि इसकी संगठित नगर योजना थी दोस्तों। यहाँ की सड़कों को एकदम सीधी रेखा में बताया गया था। यानी कि एकदम 90 डिग्री के कोण पर यहाँ की सड़कें आपस में काटती थी। यहाँ के घरों को पक्की ईंटों से बनाया जाता था दोस्तों। हर घर में नालियों और स्नान घर बने हुए थे। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार इसका एक सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। यानी कि मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार पाया गया है वहां पर
फेस्टिवल के दौरान सभी लोग जो है स्नान करते थे दोस्तों। यहाँ की जीवन शैली के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ के लोग जो है कृषि के साथ-साथ पशुपालन और व्यापार भी करते थे। जैसा कि हमने बताया कि वहाँ के लोग गेहूँ, जौ और तिल जैसी फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर करते थे। मोहरे और वजन के इस्तेमाल के से पता चलता है कि वे लोग जो है मेसोपोटामिया जैसे देशों से व्यापार करते थे दोस्तों। आगे बात करेंगे कला और संस्कृति के बारे में। मोहनजोदड़ो में या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहरे, मिट्टी के बर्तन और कांसे की उनकी उत्कृष्ट कला का प्रमाण है दोस्तों। अगर बात करें सबसे प्रसिद्ध जो है वो कांसे की नर्तकी की मूर्ति, तो कमेंट में बताएं कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति बताइए। वीडियो में हम पहले बता चुके हैं कि कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, कमेंट में जरूर बताना। अब हम बताते हैं कि कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है वो हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि समय समय पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बात करते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म और विश्वास के बारे में, यानी कि वहां के लोग कौन से भगवान या देवता की पूजा करते थे। तो धर्म और विश्वास के बारे में बात करें तो लोग शिवलिंग जैसी आकृति और मातृ देवी की मूर्तियों की पूजा करते थे। इससे पता चलता है कि उनके धार्मिक विचार बाद में विकसित हुए हैं, हिंदू धर्म से कहीं न कहीं जुड़े हुए थे। यानी कि वहां पर शिवलिंग जैसी आकृति और मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि वहां के लोग धर्म और विश्वास में विश्वास रखते थे दोस्तों। अंत में हम जानते हैं दोस्तों सिंधु सभ्यता के पतन का कारण, यानी कि यह सभ्यता इतनी नगरीय थी, इतनी उत्कृष्ट सभ्यता थी, तो इसका पतन कैसे हुआ। इसके पतन के कुछ निश्चित कारण तो नहीं प्राप्त हुए हैं दोस्तों। आइडिया ही लगाया गया है कि सिंधु सभ्यता का जो अंत है वो अचानक से हो गया था। संभावना है कि यहाँ सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण यहाँ की सभ्यता जो है वो नष्ट हो गई, या फिर अचानक से सिंधु नदी का जो जल है वो सूख गया हो, तो सूखे के कारण भी यहाँ जो है सभ्यता पतन हो गया हो, या फिर आर्यों के आक्रमण, आर्यों का आक्रमण भी एक कारण हो सकता है। लेकिन इसका प्रभाव भारतीय संस्कृति पर गहराई से पड़ा है दोस्तों, जो आज भी हमारे जीवन में झलकता है। तो दोस्तों यह थी सिंधु घाटी की सभ्यता और उसकी अद्भुत कहानी, जहां से शुरू हुआ था हमारे इतिहास का सुनहरा अध्याय। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए सीईटी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में भारत के इतिहास की एक और रोचक कहानी के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।